चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक सीआरबीआई। कल इंट्रोडक्शन देखा अपन ने और आईबीसी क्या है या इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड क्या है, उसका बेस क्या है, उसके ऊपर बात हुई। तो कल तक जो पढ़ा उसमें से आपको कुछ क्वेरी है, कुछ पूछना है तो बताओ। क्लियर है सारे पॉइंट्स? तो फिर आगे बढ़ सकते हैं। आज वही चैप्टर है हमें कंप्लीट करना है, उसको टारगेट करते हैं विद थियरी। जो अपने टॉपिक्स लैंग्वेज वाइज बाकी थे वो देख लेते हैं। तो स्टार्टिंग से एक बार चैप्टर घुमा लेते हैं, क्या क्या चीजें हैं जो थियोरेटिकली आपको ध्यान रखनी है, वो आप टिक मार्क भी कर सकते हो। फर्स्ट पेज पे तो बेसिक इंट्रोडक्शन है कि बैंकरप्सी का जो प्रोसेस है वो क्या है और उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए ये लॉज बनाए गए। उसमें हमने थियरी वाइज फेलियर्स के बारे में देखा कि भाई फाइनेंशियल फेलियर और बिजनेस फेलियर में क्या फर्क है। तो कहीं शॉर्ट में अगर पॉइंट कोट करने की जरूरत पड़े तो आपको ध्यान होना चाहिए कि फाइनेंशियल फेलियर में बिजनेस मॉडल अच्छा है, पेमेंट्स में गड़बड़ है जिसको आपने स्ट्रीमलाइन नहीं किया। और ये मार्केट में बिजनेस करते टाइम भी लोगों को ध्यान रखना पड़ता है। अगर आपका पेमेंट साइकिल रिसीट साइड पे बहुत स्लो है और पेमेंट साइड पे क्विक है तो ये प्रॉब्लम कम कभी नहीं होगा। फिर वो क्या है, साइकिलिक है, वो बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि हमेशा मांगने वाले 15 दिन में आ जाएंगे और पेमेंट आएगी 90 दिन में। तो एवरी टाइम यू हैव टू सर्वाइव फॉर द रिमेनिंग 75 डेज। और उसमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी जैसे जैसे आपका बिजनेस स्केल अप करेगा। तो बिजनेस बढ़ना इज अ प्रॉब्लम, बिकॉज फिर क्या है ना, आप गुड्स बेचे जा रहे हो, बिजनेस बढ़ाते जा रहे हो, टर्नओवर बढ़ता जा रहा है। टर्नओवर का बढ़ना मतलब सीधा वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट बढ़ना। और वो रिक्वायरमेंट अगर आप कहीं से डेट लेके सोर्स कर रहे हो तो आपका इंटरेस्ट कॉस्ट आपके ऑपरेटिंग कॉस्ट मतलब ऑपरेटिंग इनकम का एक मेजर पोर्शन बन जाएगा, जिसमें से कटेगा और फिर जो बचेगा वो आपके हाथ में आएगा। और बहुत बार सारा कैलकुलेशन इस वजह से खराब हो जाता है कि भाई इंटरेस्ट पे आउट करने में ही सारा मार्जिन खत्म हो रहा है, तो वो प्रॉब्लम है। तो फाइनेंशियल फेलियर में पेमेंट का प्रॉब्लम आएगा। बिजनेस फेलियर में तो फिर बिजनेस मॉडल में इश्यू है, वो रेवेन्यू ही जनरेट नहीं कर पा रहे, तो आपको कुछ और सोचना चाहिए। तो ये सब चीजें हमने देखी थी। इसके बाद जो वर्ड्स हमने देखे, इंसॉल्वेंसी, बैंकरप्सी एंड लिक्विडेशन। तो इस पे बात हुई थी कि भाई इंसॉल्वेंसी स्टार्टिंग फेज है कि जहां पे हमारे पास उतने फंड्स नहीं है कि हम सारी लायबिलिटीज पे ऑफ कर सके। और एक पॉइंट ऐसा आ जाता है जब हम लीगली इसको फाइल कर देते हैं कोर्ट में जाके, तो क्या होगा ना, जब आप इंसॉल्वेंट हो तो इंसॉल्वेंसी के टाइम पे ना लोग आपके दरवाजे पैसा मांगने आ रहे हैं बार बार, भैया पैसे दे दो, पेमेंट बाकी है, कब करोगे कब करोगे। आप परेशान हो रहे हो, लोग फोन बंद कर देते हैं, घर छोड़ के चले जाते हैं, दरवाजे पे लोग 4 लोग आते हैं, ऐसा सब चलता रहता है। तो ये सब इश्यूज जो है वो तब रहते हैं जब आप इंसॉल्वेंसी वाले फेज में हो। फिर आपने सोचा कि यार कुछ कोशिश करते हैं, मामला सेट हो जाए, नहीं हुआ तो भाई कोर्ट में चलते हैं, कोर्ट में जाके लिखवा देते हैं कि अब हमसे नहीं हो रहा है। कोर्ट को बोला जो असेट्स मेरे पास बची है वो आप टेक ओवर करवा लो, उसमें से जिनका जो जो पेमेंट होता है वो करवा लो, और मुझे लिख के दे दो कि भाई अब सब 0-0 हो चुका है। तो बार बार लोग पैसे मांगने आ रहे हैं, मेरे से नहीं हो रहा। तो जब आप इसको लीगलाइज कर देते हो, कोर्ट में जाके अप्लाई कर देते हो और उसके लिए एक सर्टिफिकेट कोर्ट से ले लेते हो कि भाई जितना था मैंने दे दिया, अब नहीं है, लाइफ टाइम नहीं चुकाता रहूंगा सबके डेट्स में, वैसा दैट स्टेज इज बैंकरप्सी। अब इंडिविजुअल्स के लिए हम बैंकरप्ट वर्ड यूज करते हैं और कॉर्पोरेट एंटिटीज के लिए हम लिक्विडेशन वाला टर्म यूज करते हैं, वैसा। तो insolvency is a common term for everyone, but it may lead to either bankruptcy or liquidation. That depends on non-corporate entity versus corporate entity. ये डिफरेंस रहेगा, ये हमने देखा। तो पेज 2 पे यही बातें घुमा घुमा के बार बार लिखी है, आपने रीड की होगी तो आपको मिला होगा। थर्ड पेज पे हिस्ट्री है जो लर्न नहीं करनी है, सिर्फ दिमाग में रखना है कि पुराने लॉज क्या थे और नया सिस्टम क्या है, वो अपन ने डिस्कस किया। फोर्थ पेज पे आप देखना, उन्होंने एप्लीकेबिलिटी बताई है एक्ट की, जो कोड की, जो आईबीसी आया अपना 2016 में एप्लीकेबल हुआ, वो बात अपन ने कल भी की थी। और इसमें बोला हुआ है कि भाई आईबीसी पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है। सेक्शन 1 में उन्होंने इस बात को क्लैरिफाई भी किया हुआ है। और फिर उसके बाद सेक्शन नंबर 2 आ रहा है, वो एप्लीकेबिलिटी का सेक्शन है। उसमें ये बताया हुआ है कि ये जो कोड है इसके सारे प्रोविजंस किन किन लोगों पे एप्लीकेबल है, आईबीसी किन को इम्पैक्ट करता है। ये सेक्शन 2 इज लाइक अ डेफिनेशन या लिस्ट। इसमें बोला है कंपनीज को एप्लीकेबल है आईबीसी, सारी कंपनीज, चाहे वो 2013 में बनी हो या उसके पहले वाले एक्ट में बनी हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। कोई भी ऐसी कंपनी जो स्पेशल एक्ट के थ्रू पास हुई है, आपको पता है पार्लियामेंट में जो स्पेशल कंपनीज बनती है, एलआईसी, एसबीआई, ये सारी, इन सब पे भी आईबीसी सिमिलरली एप्लीकेबल है। एलएलपीज पे एप्लीकेबल है। और भी कोई बॉडी कॉर्पोरेट हो जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया हो, उस पर एप्लीकेबल है। पर्सनल गारंटर्स टू द कॉर्पोरेट डेटर्स, इन पे भी अवेलेबल है, मतलब एप्लीकेबल होगा। कॉर्पोरेट डेटर्स मतलब इन शॉर्ट कंपनीज जो घाटे में जा रही है उनको कॉर्पोरेट डेटर्स बोला जाएगा यहाँ पे। और उनके पर्सनल गारंटर्स, मतलब एक कंपनी ने जब बैंक से लोन लिया होता है तो बैंक बोलती है भाई गारंटर लेके आओ, आपकी गारंटी कौन देगा। तो किसी इंडिविजुअल ने अगर किसी कंपनी की गारंटी दी है बैंक में, इस कंपनी को पैसा दे दो, कुछ प्रॉब्लम आई तो मैं बैठा हूँ, पर्सनल गारंटर, उस पर भी आईबीसी एप्लीकेबल होगा, उससे भी रिकवरी हो सकती है, वैसा।
थोड़ा बहुत ये मैटर अनिल अंबानी ग्रुप में था। अनिल अंबानी की कुछ कंपनीज में अनिल अंबानी पर्सनल गारंटर थे, तो फिर जब नहीं पैसा चुका पाए तो उन तक बात आई। उन्होंने बोल दिया मेरी वेल्थ तो जीरो है। बहुत कोर्ट में डिस्प्यूट चला, बोला पर्सनल गारंटी का मतलब ये नहीं कि मैं मेरे पर्सनल असेट्स दूंगा, वैसी सब बातें फिर कोर्ट में चल रही थी। तो काफी मैटर वो सीरियस हो गया, और वो ऐसा है कि वो बंदा कभी भी जेल जा सकता है, लेकिन जैसे ही जेल का मैटर आता है तो बड़े भैया आ जाते हैं, फिर कुछ ना कुछ सेटलमेंट हो जाता है। तो ये सब ऐसा है कि घर में दोनों ने डिसाइड कर रखा है, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन के घूमेगा और दूसरा बैंकरप्ट, तो फिर उसकी बैंकरप्सी का सारा फायदा जो है वो ये उठा लेता है। तो वो अंदर अंदर चलता है, तो कोई झगड़ा नहीं है, वो सब ऑन पेपर होता है दिखाने के लिए। और क्या फर्क पड़ता है, मजे तो पूरे कर रहे हैं, पैसे तो पूरे हैं। अब जैसे ही मीडिया मैटर आता है अनिल अंबानी को अरेस्ट क्यों नहीं करते, इसके इतने पैसे बाकी है, तो उधर से पैसे आ जाते हैं, बड़ा भाई भेज देता है, बोले जेल नहीं जाना। जेल जाने वाले मैटर में कैसा है ना, पूरे ग्रुप की रेपुटेशन खराब होती है। अब अनिल अंबानी जेल जाएंगे तो मुकेश अंबानी की भी तो रेपुटेशन तो बिगड़ेगी ना, कि फैमिली तो फैमिली है, भले कंपनीज अलग है, ये नहीं बोल सकते उससे मेरा कोई लेना देना नहीं, उसकी सारी कंपनीज अलग है। नो डाउट ऑन पेपर एवरीथिंग इज डिफरेंट, लेकिन फिर भी यूर रियल ब्रदर्स एंड यूर फैमिली मेंबर्स। तो एक ही फैमिली का एक भाई जेल गया है मनी फ्रॉड पैसों के चक्कर में, तो दूसरे भाई की कंपनीज की रेपुटेशन पे इम्पैक्ट होना ही होना है। तो जब तक जेल नहीं जा रहा है, रास्ते पे कंगाल घूम रहा है, ऑन पेपर कोई फर्क नहीं पड़ता, जेल नहीं जाना चाहिए। जैसे जेल वाला मैटर आता है कहीं ना कहीं फंडिंग आ जाती है और काम हो जाता है। जब तक एक्सट्रीम मैटर नहीं हो जाता तब तक पैसे देने की जरूरत नहीं, इसमें लीगली वैसे चलता है। तो जो दिख रहा है और जो रियलिटी है उसमें फर्क है। अब चाइनीज बैंक से लोन लिया अनिल अंबानी ने, पहला इंसान इंडिया का जिसने चाइना को चूना लगाया। चाइना अपने को रोज चूना लगा रहा है लेकिन अपन कुछ नहीं कर पा रहे। अनिल अंबानी इज द फर्स्ट पर्सन जिसने चाइना को फुल चूना लगाया, 5,000 करोड़ का लोन वहां से बोरो किया और अब पैसे नहीं दे रहा। अब चाइना वाले अमेरिकन कोर्ट में लड़ रहे हैं, तो चाइना वाला अमेरिकन कोर्ट में लड़ रहा है, वो भी इंडियन के सामने, सोचो। तो वो बोले मैं तो, मेरी तो नेटवर्थ जीरो है। अब जिस घर में रहता है वो बिल्डिंग 5,000 करोड़ की है, हेलीपैड है ऊपर, 180-200 गाड़ियां हैं, अब बोले मेरी नेटवर्थ जीरो है। तो ये सब क्या है ना, वो ऑन पेपर फैमिली ट्रस्ट बना देते हैं, ये सब कर देते हैं, खुद के नाम पे पर्सनल बैलेंस शीट पूरी खाली रखते हैं। बोले मेरे नाम पे कुछ नहीं है, घर भी मेरा नहीं है, गाड़ी भी मेरी नहीं है, ट्रस्ट बना रखा है फैमिली का, सब फैमिली का है, इंडिविजुअली आई हैव नथिंग। अमेरिकन कोर्ट में एफिडेविट दिया है कि बोले मेरी जो पर्सनल वेल्थ है वो ₹0 है। तो बोले मैं ऑलमोस्ट बैंकक्रप्ट हूँ इंडिविजुअल लेवल पे, मेरी काय की गारंटी। अब चाइनीज बैंक बोल रही है 5,000 करोड़ वापस दिलवाओ, इसकी कंपनी को लोन दिया था और इसने गारंटी दी थी। बोले दी होगी गारंटी, बट मेरे पास है ही नहीं कुछ, तो मैं कहां से दूंगा, मैं तो बैंकक्रप्ट हूँ। कोर्ट को बोला मुझे दे दो सर्टिफिकेट बैंकरप्सी का, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो मैटर चल रहा है अभी भी, तो ये सब चीजें होती है। इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में गया, सब जगह गया, चाइना वाले अभी भी रिकवरी नहीं कर पाए। तो दिस इज अ प्राउड मोमेंट कि भाई चलो कुछ तो वापस आया, ठीक है। तो इसमें तो कोई गलत बात नहीं है। एसबीआई को मत लूटो ना, चाइना की बैंक को लूटना, लूटो, कौन मना कर रहा है, हम भी सपोर्ट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो पर्सनल गारंटर्स भी यहाँ पे कवर होते हैं। पार्टनरशिप फॉर्म, प्रोप्राइटरशिप फॉर्म सब पे एप्लीकेबल है, इंडिविजुअल्स पे एप्लीकेबल है, अदर देन पर्संस रिफर्ड टू इन क्लॉज ई इन रिलेशन टू देयर इंसॉल्वेंसी। मतलब वहां पे पर्सनल गारंटर के तौर पे आप इंडिविजुअली कवर्ड थे, यहाँ पे तो आप खुद इंडिविजुअल हो जो बैंकरप्सी की तरफ जा रहा है, तो आईबीसी आप पे भी अप्लाई हो सकता है। तो ये सेक्शन 2 इज अ लिस्ट, इसमें एप्लीकेबिलिटी बताई हुई है वैसे। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट पॉइंट में उन्होंने वही बोला, आईबीसी जो आया है ये बहुत बड़ा इकोनॉमिक रिफॉर्म है। गवर्नमेंट इसको ऐसे माथे पे मेडल की तरह लटका के घूमती है, बोले आईबीसी हम लेके आए, इस वजह से बहुत ज्यादा रिफॉर्म हुआ। और पार्लियामेंट में क्या बड़े बड़े आंकड़े आते हैं, इतने लाख करोड़ की रिकवरियां हुई, इतने हजार करोड़ की रिकवरियां हुई, और नंबर इतने बड़े बोलते हैं कोई गिन नहीं पाएगा, गिनते रहो बैठ के, जाओ टोटल मारो, मैच होगा कि नहीं होगा पता नहीं, लेकिन 2-4 लाख करोड़, 15-20 लाख करोड़ बोलते सुनने में लगता है कि इफेक्टिव है। ऐसा 100-200-500 करोड़ बोले तो किसी को वो चीज क्या रियलाइज नहीं होती। तो यहाँ पे आईबीसी में इन्होंने वही चीज बोली कि इकोनॉमिक रिफॉर्म के नाम पे काफी बड़ा रिफॉर्म है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में फायदा हुआ है। और वो बात सही भी है, उस मामले में अपने गवर्नमेंट को क्रेडिट दे भी सकते हैं, कोई गलत बात नहीं है। कॉम्प्रिहेंसिव लॉज, ये सब अच्छी अच्छी बातें बोली है। की ऑब्जेक्टिव्स तो कल अपन ने डिस्कस किए ही थे, तो वो तो आपको ध्यान में होंगे, ये थियरी आंसर बन सकता है, पॉसिबिलिटी है। फिर कोड कैसे ऑर्गेनाइज होगा वो सब देख लिया था, 5 पार्ट्स में है, हमने बात की थी। प्रिलिमिनरी कॉर्पोरेट के लिए, फिर इंडिविजुअल्स और फॉर्म्स के लिए, फिर इनके जो प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए, और लास्ट मिसलेनियस ब्लॉक है जिसमें कुछ 12 अलग अलग शेड्यूल्स है, ये सब दिखा था। इसके बाद एक सेक्शन नंबर 11 है, वो मैंने आपको बोला कि आगे मैं चैप्टर में पढ़ाऊंगा, तो अभी यहाँ से नहीं पढ़ना है, चलेगा, ठीक है। कौन कौन से एक्ट कैंसिल हुए, कौन से एक्ट रिवाइज हुए, उसकी लिस्ट हमने देखी। और फिर यहाँ से अपना वो पिलर्स वाला पार्ट स्टार्ट हुआ कि भाई आईबीसी जो है उसके 5 पिलर्स में क्या क्या चीजें हैं जिसके ऊपर ये पूरा सिस्टम चल रहा है। तो वो एक एक करके वापस बात कर लेते हैं, क्योंकि अपन ने सेक्शंस नहीं देखे थे कल अंदर के, सिर्फ मैं आपको बेस बताया था। सबसे पहला जो है दैट इज इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, आईबीबीआई।
एपेक्स बॉडी, सुपीरियर अथॉरिटी, रेगुलेटर ऑफ द कोड, ये सारे टर्म्स इसके लिए अपन ने यूज किए। स्टार्टिंग में उन्होंने यही बातें बोली। अब सेक्शन में जो जो बोला है वो देख लेते हैं। 188 का रेफरेंस मैंने आपको कल दे दिया था कि भाई जो आईबीबीआई है वो एक बॉडी कॉर्पोरेट है, सेम कैरेक्टरिस्टिक्स जो कंपनी के होते हैं। फिर हमने देखा कि आईबीबीआई के जो चेयरपर्सन और मेंबर्स हैं उनका टर्म ऑफ ऑफिस 5 साल का और रिटायरमेंट की एज 65 विच एवर इज अर्लियर। और एक्स ऑफिशियो मेंबर्स को अलग रखा है क्योंकि एक्स ऑफिशियो का फिक्स वैसा टर्म नहीं होता। एक्स ऑफिशियो मतलब कहीं और अथॉरिटी पे है तो यहाँ पे मेंबर बनाया, वहां से पोस्ट गई तो यहाँ से भी जाएगी, तो वो भी एक फैक्टर हो जाता है। रिमूवल ऑफ द मेंबर फ्रॉम द ऑफिस, सेक्शन नंबर 190 देखें। बोला यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि आईबीबीआई में से किसी मेंबर को वो हटा सकते हैं अगर वो अनडिस्चार्ज बैंकरप्ट है। अनडिस्चार्ज का मतलब अभी कोर्ट प्रोसीडिंग्स बाकी है, डिस्चार्ज कर दिया मतलब छोड़ दिया, हिसाब हो गया, जितने पैसे थे उतने ले लिए, जिसके जो चुकाने थे दे दिए। अनडिस्चार्ज है मतलब मैटर अभी चल रहा है तो उसको हटा दो। बैंकरप्ट पर्सन को कैसे आईबीबीआई में अपॉइंट करें। हैज बिकम फिजिकली और मेंटली इनकेपेबल, कन्विक्टेड ऑफ ऑफेंस, मॉरल टर्पिट्यूड मतलब इमोरल एक्टिविटी, अपनी पोस्ट का मिसयूज करना, फायदा उठाना, दैट इज मॉरल टर्पिट्यूड। अब्यूज्ड हिज पोजीशन टू रेंडर हिज कंटिन्यूएशन इन ऑफिस, ठीक है, आपने अपनी पोस्ट का फायदा उठाया और ऑफिस में कंटिन्यू करने के लिए, या पब्लिक इंटरेस्ट में इट इज नॉट गुड कि आप कंटिन्यू करो, तो आपको हटाना जरूरी है। वैसा अभी मैटर चल ही रहा है, देखो रिमूवल फ्रॉम द पोस्ट कल ही हुआ है, तो जो मिनिस्टर से रेजिग्नेशन मंगवाया, अब लिस्ट लग गई कल सोशल मीडिया पे। एक ने रिजाइन किया, बोले इसका नंबर कब आएगा, उसका नंबर कब आएगा। गौतम गंभीर को भी लपेट लिया, बोले इसका भी लिखवा लो साथ में। वाला सही है। तो एक तो सोशल मीडिया, ऊपर से जेनजी पब्लिक, तो मीम मटेरियल तो रेडी होता ही है। तो निर्मला सीतारमन का फोटो भी आ गया, बोले इसका भी लिखवा ही लेते साथ साथ में, उसका तो बनता भी है। हाँ अब कल रील चल रही थी कि बोले ये लोग भी अब रील बनानी शुरू कर देंगे ताकि पब्लिक में थोड़ी इनकी बोलते हैं वो वैल्यू बढ़ जाए, इनको नहीं हटा दे। तो अब ये तो मैटर बड़ा हो गया कि भाई एक मिनिस्टर से रिजाइन करवाया, अब देखो ये सब चीजें कहाँ किसी तरफ जाती है। गवर्नमेंट को भी झुकना पड़ा है। पहली बार ऐसा हुआ है कि भाई गवर्नमेंट ने बात सुनी है, अदरवाइज तो ऐसा है कि बड़े बड़े मैटर में मोदी जी का तो मुंह और कान बंद ही होते हैं, मैं बोलूंगा ही नहीं। मणिपुर वाला मैटर देख लो, फार्मर वाला भी, हाँ, फार्मर वाले में भी कुछ नहीं बोला, लास्ट मोमेंट पे इलेक्शन में फिर वापस लिया। मणिपुर में इतना इशू चल रहा है, उस पर एक आज तक कमेंट नहीं, 2-3 साल हो गए। वहां के लोग बेचारे, ना मीडिया कवर करता है, ना कहीं सोशल मीडिया में रिपोर्टिंग आती है, ना गवर्नमेंट कुछ बोलती है, कोई रिएक्शन ही नहीं। मतलब वहां पे इतना डिस्प्यूट है इंटरनली, लेकिन इतना नुकसान हो गया, कोई रिएक्शन नहीं। अब ये ऐसा है कि पहली बार ऐसा हुआ, मामला थोड़ा सा बोलते ना वो अलग टाइप का था। ऑपोजिशन होती, पॉलिटिकल पार्टी होती, किसान ग्रुप होते तो मार पीट के भगा सकते थे। अब स्टूडेंट, बच्चे, इमोशन, पेरेंट्स, ये वो सुसाइडल मैटर सब मिक्स हो गया ना। अब गवर्नमेंट यहाँ पे हार्श ट्रीटमेंट करेगी तो और अगेंस्ट हो जाएगा। और जो डेमोग्राफी है उसमें ये पॉपुलेशन ज्यादा है, ये सारे वोटर है, जब ये मतलब बिखर जाएंगे तो फिर सुनेंगे नहीं किसी की, ये अपने घर में नहीं सुन रहे किसी की, तो प्रधानमंत्री जाके फिर वोट मांगेगा तो बोले तू आ तुझे बताते, ठीक है। तो ये वो क्या डिसलाइक मारने वाली पब्लिक है ना, तो ज्यादा उल्टे वोट दे देके पता चला राहुल गांधी को पीएम बना दिया तो मोदी जी की तो बैंड बज जाएगी, बोले कहाँ फंस गए। तो बड़ा बड़ा रिस्क हो सकता है, इसलिए उनको समझ आ गई कि ये पंगा है तो जाने दो, ठीक है। तो सेक्शन 190 में बोले रिमूवल ऑफ मेंबर फ्रॉम द ऑफिस, तो ये सब कॉमन रीजन है, इस वजह से हटाया जा सकता है। और क्या, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मिलनी चाहिए, तो वो बात तो सही है, नथिंग न्यू। चलिए आगे बढ़े पेज नंबर 12 पे। अब ये पूरा डिटेल्ड सेक्शन आईबीबीआई के पावर, आईबीबीआई के फंक्शंस आपको इसमें दिया हुआ है, सबसेक्शन 1 और 2। बहुत सिंपल टॉपिक है, लिस्ट है, मतलब यहाँ पे सबसेक्शन 1 में इन्होंने बताया हुआ है कि जनरली आईबीबीआई क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करती है, काम क्या है आईबीबीआई का। तो आपसे कोई पूछे बोले आईबीबीआई करती क्या है, तो फिर उनका उसका रोल, उसके फंक्शंस आपको पता होने चाहिए। तो 8-10 पॉइंट अगर आपके दिमाग में है तो आपका आंसर बन जाएगा। तो एकदम वर्ड टू वर्ड लर्न नहीं करना है, इन्होंने तो बैरेक्ट वाला पूरा सेक्शन दिया है, बट लैंग्वेज बैरेक्ट में बहुत सिंपल है, क्योंकि काम करने में क्या टेक्निकल करेंगे। अब जैसे अपन ने कल देखा था आईबीबीआई के कुछ पॉइंट्स, तो हमने देखा भाई रेगुलेटर है, रेगुलेटरी अथॉरिटी है, तो मॉनिटरिंग इज वन ऑफ द फंक्शंस। अब हमने देखा आईबीबीआई डायरेक्टली किसी से डील नहीं कर रही, उन्होंने आईपीएस को अरेंज किया हुआ है, जो एजेंसीज है, एजेंसीज जो है वो आईपीएस को मैनेज कर रही है। तो अगर आप एज ए सीएस ये इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बनना चाहते हो तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आईबीबीआई से आएगा, लेकिन एग्जाम कंडक्ट करना, लेक्चर्स अटेंड करवाना, वो सब तो आईपीए कर रहा है। तो ये सारी बातें यहाँ पे भी आपको रिलेट होने वाली है। वैसे तो मेन मेन वर्ड्स हाईलाइट कर सकते हो, अपने वर्ड्स में लिख सकते हो, 10-12 पॉइंट ध्यान में रहेंगे ना तो 5-6 मार्क्स का आंसर बन जाएगा। सबसे पहले बोला है जो कल अपन ने देखा, रजिस्ट्रेशन।
जितने भी आईपी है, जितनी भी आईपीए है, वो सब किसके अंडर आती है? आईबीबीआई के। तो रजिस्ट्रेशन तो सबको ही लेना पड़ता है। तो एजेंसी जो इंटरमीडियरी है, कॉलेज को रिकग्निशन यूनिवर्सिटी देती है, तभी तो कॉलेज चल रही है ना, ये वैसी बात हो गई। तो आईपीएस को रिकग्निशन कौन दे रहा है? आईबीबीआई। तो सबका रजिस्ट्रेशन मैनेज करना काम जो है वो आईबीबीआई का है, कि अल्टीमेटली अथॉरिटी तो वही है। इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज जितने भी हमने देखे, फिर किसी का रजिस्ट्रेशन सस्पेंड करना है, किसी का रजिस्ट्रेशन रिन्यू करना है, कोई रजिस्ट्रेशन विड्रॉ करना चाहता है, किसी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना है, ये सारे पावर आईबीबीआई के पास इन जनरल होंगे। नेक्स्ट बोला है ये सारी एक्टिविटीज को प्रमोट करना और रेगुलेट करना। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल और आईबीसी के रिगार्डिंग जितने भी लोग सिस्टम का हिस्सा है और वो लोग जो भी काम कर रहे हैं, उस चीज को प्रमोट करना और रेगुलेट करना, उसको बढ़ावा देना, अवेयरनेस क्रिएट करना, लोगों तक पहुंचाना कि भाई, क्योंकि देखो आईपीज नहीं होंगे तो ये काम कौन करेगा? तो प्रोफेशनल्स को मोटिवेट करना कि आप आईपी बनो, एग्जाम दो, इसका कोर्स करो, इंस्टीट्यूट्स को पुश करो कि भाई बोलो अपने मेंबर्स को, ईमेल करो बार बार, सेमिनार होते हैं उसमें इस बात का अवेयरनेस क्रिएट करो कि भाई क्यों नहीं करते हो, आपका अर्निंग स्कोप बढ़ेगा, आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन बढ़ेगी, बताओगे, जानकारी दोगे तो लोगों को इंटरेस्ट आएगा ना, तो वो काम है उनका। तीसरा, मिनिमम एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट, रजिस्ट्रेशन कैसे मिलेगा, कोर्स डिजाइन करना। अब आप यूनिवर्सिटी से जो भी डिग्री कर रहे हो तो वो एक डिजाइंड कोर्स है कि ये सिलेबस है, इसमें इतने इतने टॉपिक हैं, इतनी एग्जाम देनी है, इतने पेपर होंगे, ये ट्रेनिंग होगी, ये फीस स्ट्रक्चर होगा, ऐसे एग्जाम्स होंगी। तो ये सारी जो चीजें हैं वो आईबीबीआई यहाँ पे डिसाइड करता है वैसा, और कंडक्ट करने का काम तो आईपीए का है। तो मिनिमम एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट फाइनलाइज करना, फीस और चार्जेस लेवी करना, इसके लिए रेगुलेशंस बनाना, ये सब पॉइंट्स हैं। करिकुलम डिसाइड करना, करिकुलम वही हो गया सिलेबस वाला पार्ट। इंस्पेक्शंस करना, आईपीए के बाद आते हैं वो यूनिवर्सिटी से कॉलेज में भी तो आते हैं इंस्पेक्शन करने, वो बोर्ड वाले आपके स्कूल में भी तो आते थे इंस्पेक्शन के लिए, कभी बिना बताए आ जाते थे, कभी बता के आते थे। अब क्या है ना, एक स्कूल में इंस्पेक्शन पे कोई आ गया गांधीनगर से या सीबीएसई से, तो हल्ला मच जाता था, बोले वो स्कूल में इंस्पेक्शन के लिए आए, बाकी सब स्कूल वाले अलर्ट हो जाते थे। ठीक है, वैसे तो चलो ठीक है, स्कूल सही चलती है, लेकिन एक होता है कि कोई इंस्पेक्शन के लिए आ रहा है तो अपन ट्राई करते हैं कि और सब चीजें बेटर दिखे। स्कूल में भी एकदम ऐसे पूरा माहौल बन जाता है, प्रिंसिपल आके बोल रहे हैं हर क्लास में, बोले पूरा साल तो, हाँ पूरा साल तो हमारी बैंड बजाते हो, एक दिन के लिए इज्जत रख लेना हमारी, थोड़े बाल बाल बना के आ जाना, जूते पॉलिश कर लेना, इंसान लगना सीधे, हाँ सीधी। अब जैसे बच्चे वैसा प्रिंसिपल भी बोल देते, बोले थोड़ा इंसान बन के आना, हर रोज तो जानवर बन के आते हो, रोज पनिशमेंट देनी पड़ती है, उस दिन हमारी इज्जत मत खराब करना, क्योंकि तुमको तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, हमारा बाद में बहुत नाम खराब होता है, वो चीजें हैं तो वो करना पड़ता है। तो ऐसे इंस्पेक्शन भी हो सकते हैं। परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, कुछ इन्फॉर्मेशन मंगवानी हो आईपीए से आईपी से तो मंगवा सकते हैं, वो तो होगा। इन्फॉर्मेशन को कहीं पे पब्लिश करना है, कोई डेटा प्रोवाइड करना है मीडिया में, तो ये सब चीजें हो सकती है। रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, कमिटीज कंस्टिट्यूट करना, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना, वेबसाइट्स मेंटेन करना, ये सब ऑब्वियस काम है। एमओयूज जो है वो कंडक्ट करना, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, अलग अलग अथॉरिटीज के साथ, आईपीए जैसे सीए सीएस सीए में है तो इनके साथ भी अग्रीमेंट्स होंगे, उस बेसिस पे ये लोग ये सब चीजें चला रहे हैं वैसा। गाइडलाइंस, मैकेनिज्म फॉर ग्रीवियंस रिड्रेसल, ग्रीवियंस रिड्रेसल का मतलब किसी को कोई प्रॉब्लम है, कंप्लेंट करे तो उसका सॉल्यूशन कैसे होगा, मैकेनिज्म, उसका एक सिस्टम होना चाहिए। पीरियोडिक स्टडी, रिसर्च, ऑडिट करते रहो, ये सब सिस्टम को एनालाइज करते रहो और बेटर कैसे बना सकते हैं, ये सब जनरल पॉइंट्स इन्होंने यहाँ पे बोले। तो ये पूरी गाइडलाइंस है कि क्या क्या रोल और फंक्शन आईबीबीआई का रहता है एज पर 196 सबसेक्शन 1। लैंग्वेज में कोई टेक्निकलिटी नहीं है। सबसेक्शन 2 है, इसमें बोला है बाई लॉज बनाने का पावर है आईबीबीआई के पास, और ये बाई लॉज आईपीएस अडॉप्ट करते हैं, मतलब आईपीए कैसे रन करेगा उसके बाई लॉज बनाने का काम आईबीबीआई करती है। बाई लॉज मतलब जैसे कंपनी के आर्टिकल्स हो गए, कुछ वैसे ही हो गया। तो काम करना आईपीए को है, लेकिन उसके लिए बाई लॉज बनाएगा कौन? आईबीबीआई। ठीक है, तो उस बाई लॉज की लिस्ट में क्या क्या हो सकता है वो पॉइंट्स आपको यहाँ पे सबसेक्शन 2 में बताए, देख लो। मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, मेंबर से क्या क्या करवाना है जिसको मिनिमम स्टैंडर्ड मानेंगे। एथिकल कंडक्ट क्या होता है क्या नहीं होता है, ये आप लोगों ने कोड ऑफ कंडक्ट जो सीएस के लिए भी पढ़ा, कुछ वैसी बात है, उस स्टेप पे जा रहा है वो। रिक्वायरमेंट फॉर एनरोलमेंट ऑफ पर्सन एज मेंबर, ठीक है। मैनर ऑफ ग्रांटिंग मेंबरशिप, कोई आईपीए आईपीज को कैसे मैनेज करेगा उसके रूल रेगुलेशन आईबीबीआई बताएगा। तो भाई कॉलेज में क्या सिस्टम होगा वो यूनिवर्सिटी से भी तो आता है ना, कि आपको ऐसा करना है वैसा करना है, ऐसी इंटरनल एग्जाम लेनी है, इस तरीके से असाइनमेंट सबमिट करवाने हैं, ये सब प्रोसेस होना चाहिए, ये एक्सटर्नल एग्जाम होनी चाहिए, इतने मार्क्स की एग्जाम होनी चाहिए। तो जैसा यूनिवर्सिटी बताती है वैसा कॉलेज फॉलो करती है, ये सिमिलर सिस्टम यहाँ पे भी है। ठीक है, कोई ऐसे मेंबर्स हैं जिनको कंसेशनल रेट्स पे सर्विसेज प्रोवाइड की जानी चाहिए, तो ऐसे सब टर्म्स एंड कंडीशंस भी होते हैं। अपने सीएस मेंबरशिप में भी कितनी बार होता है ना
कोई सीनियर पर्सन है, सीनियर सिटीजन है, तो उसके लिए फीस में कुछ रिलीफ है, कोई अगर फिजिकली चैलेंज्ड या ऐसी कोई कंडीशन है तो उसके लिए कुछ फीस में वेवर है, उस टाइप की चीजें भी यहाँ पे सजेस्ट की जा सकती है, ये बोला हुआ है। पेनल्टीज लगाने के रीजंस क्या हो सकते हैं, उसके ग्राउंड्स क्लैरिफाई कर सकते हैं, ये रहेगा। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, ये पूरी लिस्ट है, ठीक है। तो जितने आपको याद रहे सारे पॉइंट्स वर्ड टू वर्ड नेसेसरी नहीं है। वेटेज के हिसाब से आधे मार्क का 1 पॉइंट होगा समझो, 5 मार्क का क्वेश्चन है तो 10-12 पॉइंट आपके दिमाग में है तो चलेगा। एनी 10 और 12 पॉइंट्स इज इनफ। लास्ट में सब सेक्शन 3 शॉर्ट में इतना बोल रहा है, आईबीबीआई के पास वो सारे पावर है जो सिविल कोर्ट के पास होते हैं। और ये बातें आपने बहुत जगह बहुत आंसर्स में पढ़ी होंगी। ट्रिब्यूनल है सिमिलर पावर है सिविल कोर्ट, समनिंग, प्रोड्यूसिंग डॉक्यूमेंट्स, इन्वेस्टिगेटिंग, आस्किंग क्वेश्चंस, एग्जैक्टली वही पॉइंट। तो ये 4 पॉइंट आपको दिखते ही हैं, देख लो। डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ बुक्स, हाँ ऐसे आंसर मिलते, नहीं सिविल नहीं हुआ, हाँ क्रिमिनल हुआ। समनिंग, इंस्पेक्शन, इशूइंग कमीशंस, एग्जामिनेशन, ये सब अपन ने पढ़ा हुआ है। हाँ तो शॉर्ट में खाली आप ध्यान रखना कि पावर सिमिलर टू सिविल कोड। वही तो ऑलमोस्ट पॉइंट्स उसी में से मिलेंगे, कुछ प्लस माइनस हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स की बात कर लेते हैं। कल इनके बारे में भी हमने बेसिक तो देखा ही। ये आप जैसे इंडिविजुअल्स हो सकते हैं जो क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स हैं, सीए, सीएस, सीए में है, और ये लोग चाहें तो करियर में एक और एड ऑन कर सकते हैं। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का लाइसेंस लेके एग्जाम देना है, लेक्चर्स अटेंड करने हैं, और उसके बाद आपको इसका मेंबरशिप मिलेगा। और प्रैक्टिस करनी है तो फिर वो एएफए जो हम कल देख रहे थे, ऑथराइजेशन, वो आपको चाहिए आईपीए से, फिर आप असाइनमेंट्स ले सकते हो। ये सिंपल चीज है। तो स्टार्टिंग में तो यही सब बातें बोली हैं। सेक्शन की बात करें तो वहां स्पेसिफिक पॉइंट्स आपको मिलेंगे। सेक्शन 206, 207 ये सब पॉइंट्स है। तो इसमें समझ लेते हैं एक सेक्शन में क्या बोलना चाह रहे हैं। 206 में बोला, नो पर्सन शैल रेंडर हिज सर्विस एज इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल विदाउट बीइंग एनरोल्ड एज अ मेंबर ऑफ आईपीए एंड रजिस्टर्ड विद द बोर्ड। ये बात कल मैंने आपको ऑलरेडी समझा दी कि आईपीए में एनरोलमेंट एंड रजिस्ट्रेशन विद द बोर्ड, क्योंकि सर्टिफिकेट तो आईबीबीआई देता है। छोटी छोटी बातें, बट फिर ऐसा है कि पूरा कोड पढ़ लिया और आईपी बनना कैसे पता नहीं है। फिर किसी ने बोले आईपी कैसे बनते, बोले आईपीए में रजिस्ट्रेशन करा लो, बट सर्टिफिकेट आईबीबीआई से आता है, वो बात आपको पता होनी चाहिए। थोड़ा प्रोसीजर छोटा सा है, 50 आवर्स के आपको सेशंस अटेंड करने, और ये कुछ ऐसे वीकेंड्स पर उस तरीके के लेक्चर्स रहते हैं, सैटरडे संडेज में लोग अरेंज करते हैं। तो 50 घंटे की आपको ट्रेनिंग लेनी है, एक एमसीक्यू टेस्ट होता है, एग्जाम अटेंड करना है, हाँ ऑनलाइन होता है। फिर उसके बाद आपको ये रजिस्ट्रेशन के लिए आप एप्लीकेशन करो, आईपीए में अप्लाई करो, आईबीबीआई से सर्टिफिकेट आ जाएगा, प्रैक्टिस कर सकते हो। तो बहुत ज्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन नहीं है, बिकॉज उनको पता है ऑलरेडी क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स है, सीए, सीएस है। हाँ एनआईएसएम तो आपका ये स्टॉक मार्केट वाला सेबी का है। हाँ आपको स्टॉक मार्केट वाली लाइन में अगर कहीं कुछ करना है और उसमें कोई सर्टिफिकेशन चाहिए जिससे आपकी वैल्यू एडिशन हो, तो एनआईएसएम इज वेरी गुड, बिकॉज एनआईएसएम खुद सेंट्रल गवर्नमेंट का है और सेबी रेगुलेट करती है, उसको मैनेज करती है। तो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जितने भी सर्टिफिकेशन लाइसेंसिंग कोर्सेज हैं तो वो लोग ही प्रोवाइड करते हैं, और वो कोर्सेज भी अच्छे खासे वैल्यूड है। जैसे स्टॉक मार्केट में आपको एडवाइजर बनना है, एनालिस्ट बनना है, रिसर्चर बनना है, और अभी आजकल आते हैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट, सेबी रजिस्टर्ड स्टॉक एडवाइजर। हाँ तो वो एनआईएसएम के थ्रू कोर्सेज आप कर सकते हो। तो आपके जो काम के हैं वो भी आपका फील्ड नहीं है प्रैक्टिस में अगर स्टॉक मार्केट का, देन इट इज नॉट रिक्वायर्ड। तो वो जो आए होंगे उन्होंने आपको बताया होगा कि ये सब ऑप्शंस है, ताकि एटलीस्ट आपके पास अवेयरनेस तो रहे। नहीं वो डिपेंड कर जाए, 6-6 महीने वाले भी, ऐसा कुछ नहीं। हाँ सीएसआर वाले कोर्सेज भी हैं, वो आईसीएसआई भी आपको प्रोवाइड करता है। इन लोगों ने क्या है ना, सब एजेंसीज क्या एमओयू कर रखे हैं कि भाई हमारा कॉर्पोरेट प्रोफेशनल है, अपना तो काम ही कंप्लायंस का। तो जहां जहां कंप्लायंस से रिलेटेड कोर्सेज हैं वहां सब जगह आईसीएसआई जो है वो एमओयू करता रहता है कि हमारा स्टूडेंट होगा तो उसके साथ आप ऐसे ऐसे करके उसको करवा लेना। और आईसीएसआई आपको अवेयरनेस के तौर पर ईमेल भी भेजता रहता है कि भाई ये सब कोर्सेज आप कर लो। तो रजिस्टर्ड वैल्यूअर है, एनआईएसएम के मल्टीपल कोर्सेज हैं, ये मर्चेंट बैंकर वाली कैटेगरी हो गई, ऐसे बहुत सारे। नहीं ये तो सब सीएस बनने के बाद होगा। एनआईएसएम की तो वेबसाइट पे आप जाओ, ये तो बोल रहे 2-3 दिन के कोर्स, वो तो है ही। 6-6 महीने कोर्स भी है, 9-9 महीने कोर्स भी है, जिसमें आपको रेगुलर क्लासेस अटेंड करनी पड़ती है, ऑनलाइन होते हैं, सेशंस होते हैं, तो उसकी प्रॉपर एग्जाम्स होती है, तो सर्टिफिकेशन मिलता है आपको। तो वो डिटेल्ड कोर्सेज की भी अपनी अच्छी वैल्यू है। बट आप उस डायरेक्शन में जा रहे हो, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट,
तो आप कर सकते। हाँ हाँ एक्चुअली वाला तो वो दूसरे को मना कर दिया कि आपसे काम करके नहीं, वो तो पॉलिसी वाले, इंश्योरेंस सेक्टर वाले। देखो 50 लोगों से बात करोगे तो सब लोग अपना अपना बताएंगे, तो वो आप ऐसे है कि सुन लो सबकी फिर करो अपनी, वैसी बात होगी ना। डिसीजन तो आपको लेना है। अब अच्छी बात है, वो तो नॉलेज शेयरिंग करते हैं। करने चाहिए, बट अभी टाइम है, आप मेंबर बन जाओ, साथ साथ में करते रहना। देखो नॉलेज एडिशन, वैल्यू एडिशन जितना करो वो कम है, लाइफ टाइम प्रोसेस है, वो चलने वाला है। एक बार आप ये लेवल पार कर जाते हो ना, फिर आपका खुद का लेवल बन जाता है। तो एक मेंबरशिप आ गई, आप सीएस बन गए, आपने प्रोफेशनल एग्जाम निकाल लिया, एक वो मेच्योरिटी भी आ जाती है धीरे धीरे। फिर आप साथ साथ में कितने भी कोर्सेज करना चाहो, वो ऐसी पढ़ाई नहीं लगती जैसी अभी लग रही है। ठीक है, अभी आपका वो लेवल बिल्ड हो रहा है, बिल्ड हो गया फिर करते जाओ। आप जब किसी फील्ड को सिलेक्ट कर लोगे ना कि मैं इस डायरेक्शन में काम कर रहा हूँ, फिर उससे रिलेटेड जो आईसीएसआई के भी सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं वो आप करते जाओ। इवन अपने जो हमारे मेंबर्स के स्ट्रक्चर्ड वो सीपी आवर्स होते हैं, तो उसमें भी इंस्टीट्यूट हमको मेल करता रहता है, अलग अलग सब्जेक्ट्स पे सर्टिफिकेशन कोर्स चलता है। अभी जैसे हमको 20 आवर्स पूरे साल के पूरे करने होते हैं, सेशंस अटेंड करने हैं, तो वो लोग क्या करते हैं 10 आवर्स 15 आवर्स 20 आवर्स के हिसाब से कोर्स डिजाइन कर देते हैं। सर्टिफिकेट कोर्स ऑन लेबर वेलफेयर, सर्टिफिकेट कोर्स ऑन पॉश पॉलिसी, सर्टिफिकेट कोर्स ऑन एनी अदर एक्ट। नहीं, वो करनी पड़ती है, और नहीं करो तो फिर आपकी मेंबरशिप कैंसिल भी हो सकती है, तो वो तो करना ही पड़ता है। एंड वो डेडलाइन थोड़ी एक्सटेंड कर देते हैं, लेकिन वो करना तो पड़ता ही है। बट इतना कोई प्रेशर नहीं है, वो हो जाता है, क्योंकि उसमें कुछ वीडियोस भी देख के करना होता है, कुछ सेशन जाके अटेंड करना है, दोनों मिक्स है, तो हो जाता है। वो लोग क्या कोर्स डिजाइन कर देते हैं, जीएसटी के ऊपर कोर्स दे दिया, कंप्लायंस ऑडिट पे कोर्स बना दिया। अब अगर मैं कंप्लायंस ऑडिटिंग के काम में कहीं कनेक्टेड हूँ, या सीएसआर पे कोर्स है, तो मैं वो सीएसआर वाला सर्टिफिकेशन वाला कर लेता हूँ। 8-10 हजार रुपए उसकी फीस होती है, उसमें वो लोग 15-15 आवर्स 20 आवर्स दे देते हैं। उसमें आपके एवरी वीक में 2 घंटे के सेशन होते हैं, लास्ट में एमसीक्यू एग्जाम होता है, और आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है कि आप आईसीएसआई से सर्टिफाइड हो इन सीएसआर मैनेजमेंट। सपोज आपका टॉपिक सीएसआर का है, तो वो आपकी एक क्वालिफिकेशन पे वैल्यू एडिशन करता है। तो आप कहीं कॉर्पोरेट में हो तो आप बता सकते हो मैंने सीएसआर पे आईसीएसआई का सर्टिफिकेट कोर्स किया है, उसके मैंने सेशंस अटेंड किए, मैंने फीस पे की है, मेरे पास सर्टिफिकेट है, तो वैल्यू एडिशन करता है। तो ऐसा आईसीएसआई बहुत सारे कोर्सेज प्रोवाइड करता है ऐसा। चलिए ठीक है, आगे बढ़े। तो ये 206 में बातें बोली। 207 में एवरी आईपी शैल आफ्टर ऑब्टेनिंग मेंबरशिप रजिस्टर हिमसेल्फ विद बोर्ड विद इन सच टाइम। हाँ, वो तो अपन ने देख ही लिया। सब सेक्शन 2 में इट एम्पावर्स द आईबीबीआई टू स्पेसिफाई द कैटेगरी ऑफ प्रोफेशनल्स possessing such qualification and experience। मतलब आईबीबीआई डिसाइड करेगा कि कौन से प्रोफेशनल्स आईपी बन सकते हैं। जैसे अपन ने अपने 3 प्रोफेशनल्स की बात की कि सीए है, सीएस है, सीएमए है, तो सीएस को किसने अथॉरिटी दी कि वो आईपी बन सकता है? आईबीबीआई ने अथॉरिटी दी। कि हम रिकॉग्नाइज करते हैं कि जो भी लोग आईसीएसआई के मेंबर हैं दे आर वेलकम, हम उनको अलाउ करते हैं कि आप आईबीबीआई में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, जो हमारा प्रोसीजर है एग्जाम देके। लेकिन जो जिसको अलाउ नहीं किया वो नहीं बन सकता। तो सिलेक्टेड प्रोफेशनल्स को ही ये प्रिविलेज है कि वो बन सकते। हाँ, अभी तो जहां तक मेरी जानकारी अभी ये 3 ही है, बट अगर एडवोकेट्स या कुछ अगर अलाउड है तो मुझे भी एक बार चेक करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें अभी तक तो इन्होंने 3 के नाम दिए। जो आईपीएस है वो 3 है, बट इसके अलावा और कोई प्रोफेशनल है जिसको अलाउड है नहीं, मुझे भी चेक करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ मेंशन नहीं किया है कुछ। देख लेते, वो भी सर्च कर लेंगे। ठीक है, फिर लास्ट में बोला है कि भाई आईबीबीआई चाहे तो रेगुलेशंस बना सकती है, रेगुलेशंस बनाए भी हुए हैं 2016 के, तो ये सब तो चलता रहता है, अमेंडमेंट टाइम टू टाइम होते रहते हैं। फिर नेक्स्ट आ रहा है 208। इसमें बोल रहे हैं कि जो आईपीज हैं उनके क्या फंक्शंस हैं, उनके क्या ऑब्लिगेशंस हैं, मतलब वही वर्क स्कोप क्या है, काम क्या करते हैं आईपीज, वो बताए हुए। तो 208 सबसेक्शन 1 में बोला है, ये लिस्ट दे रखी है कि ये सारे मैटर्स में आईपी एज अ प्रोफेशनल पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब पार्ट 3, पार्ट 2, ये सब जो आपको दिख रहा है वो अपन ने पीछे देखा। पार्ट 3 का जो भी चैप्टर बोला है, पार्ट 3 इज फॉर इंडिविजुअल्स एंड पार्टनरशिप फर्म्स, एंड पार्ट 2 इज फॉर कॉर्पोरेट एंटिटीज या कंपनीज। ठीक है, तो हम देख चुके। तो उसके अंदर एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल के तौर पे काम करना, लिक्विडेटर के तौर पे काम करना, वो आप कर सकते हो। आगे हम देखेंगे इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स आईपीज जो है उनका नाम बार बार हर जगह आएगा। दीज आर द ऑफिसर्स, प्रोफेशनल सर्विस, फीस लेते हैं और आपका सारा लीगल पेपर वर्क हैंडल करते हैं, बस ये आपका रोल मेजरली है। सब सेक्शन 2 में वही डिलीजेंस से काम करो, केयरफुली काम करो, कंडक्ट जो है कोड ऑफ कंडक्ट वो फॉलो करो, बाई लॉज की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करो। ठीक है, अगर एजेंसी को आपके रिकॉर्ड इंस्पेक्ट करना है, आपका काम इवेल्युएट करना है, तो वो पावर उनके पास है, उनके साथ कोऑपरेट करो, ये सब चीजें होंगी। तो ये लिस्ट आपको सब सेक्शन 2 में बोली है कि उनको किस तरीके से अपना काम करना चाहिए।
in such manner as and condition as may be specified. General points. मिनिमम जो क्राइटेरिया आईबीए ने सेट किया है उसको मेंटेन करना है, उस पे हाँ कर सकते हो। बाकी सेक्शन वाइज है तो जितना बोला है उतना ही लिखो, क्योंकि सेक्शन में आप अपने मन से पॉइंट्स नहीं डाल सकते, बट मोस्टली जो है उतना रखो तो काफी, नीड नहीं है। जनरलाइज हो तो बात अलग है। फिर आगे आईपीए। आईपीए में भी कल मैंने आपको टेक्निकल बातें बता दी थी भाई आईपीए क्या है। सेक्शन 8 कंपनी के फॉर्म में रजिस्टर होता है। 3 मेजर आईपीए है वो अपन ने देखा, यहाँ पे भी बोला हुआ है, सीए, सीएस और अपना सीएमए इंस्टीट्यूट ने सेटअप किया। आईपीए के पास आपको ऑथराइजेशन फॉर असाइनमेंट सर्टिफिकेट इशू करने का पावर है। किसी को भी आईपी को कोई असाइनमेंट लेना है, कोई कंपनी का ये इंसॉल्वेंसी का काम करना है, तो आपके पास ये एएफए होना चाहिए। इट इज लाइक अ सीओपी, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस काइंड ऑफ, और वो आईपीए से आप इशू करा सकते हैं। बेसिक बातें यहाँ पे बोली। फिर नेक्स्ट पेज पे आप देखो तो सेक्शन का रेफरेंस है 199। सेम बात रिपीट की है, आईबीबीआई के सर्टिफिकेट के बिना ना आप आईपी बन सकते हो ना आईपीए शुरू कर सकते हो, तो इम्प्लाइड है। 204 इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी क्या फंक्शंस परफॉर्म करती है। आईपीए उनके क्या फंक्शंस है वैसा है। मेंबरशिप ग्रांट करना, ठीक है, फीस कलेक्ट करना, स्टैंडर्ड सेटअप करना, कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करवाना, मेंबर्स का परफॉर्मेंस मॉनिटर करना, ठीक है, सेफ गार्डिंग ऑफ राइट्स एंड प्रिविलेजेस एंड इंटरेस्ट, सस्पेंशन कैंसिलेशन ऑफ मेंबरशिप, ग्रीवियंस रिड्रेसल, पब्लिश इंफॉर्मेशन, ठीक है, ये सब पॉइंट्स होंगे। तो आईबीबीआई के पास भी कुछ ऐसे ही फंक्शंस थे, और जो आईबीबीआई वाले में अपन ने देखा कि उन्होंने मॉडल लॉज बनाए थे फॉर आईपीएस, तो उसमें आप देख रहे थे यही पॉइंट्स थे, तो कॉमन पॉइंट्स में नहीं, फाइनल डिसीजन मेकर वो होते हैं, लेकिन ऑब्वियसली आईपीए ही वो मैटर एडजुडिकेट करेगा। आईबीबीआई ने सर्टिफिकेट इशू किया, लेकिन अगर कोई क्वेरी है तो आईपीए इन्वेस्टिगेशन करेगा, आईपीए डिसाइड करेगा, और फिर आईपीए फाइनली आईबीबीआई को अप्लाई करेगा। कैसे? हाँ, आईपीए के थ्रू ही होगा, क्योंकि आपका जो भी पंगा है वो कॉलेज में हो रहा है। कॉलेज वाले चाहे तो आपको निकाल सकते हैं, ठीक है, कैंसिल कर सकते हैं आपका एडमिशन। तो आईपीए ने एडमिशन दिया तो आईपीए ही सारी इंक्वायरी करेगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड वो आपको मिलेगा। तो सारी चीजें पीछे भी अपन ने देखी। लॉज बनाने फ्रेमवर्क आईबीबीआई बनाएगा कि आईपीए को कैसे मैनेज करना है, बट मैनेजमेंट तो आईपीए करेगा ऑन ग्राउंड वैसे, ठीक है। तो 204 वाली लिस्ट हो गई। फिर आ गई अपनी एनसीएलटी, ठीक है। इसके अंदर की बातों में कुछ ऐसा नया पॉइंट नहीं है। एनसीएलटी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है, ये बेसिक उन्होंने बोला हुआ है। बाकी चीजें क्या बता रहे हैं वो भी देख लेते हैं। एनसीएलटी के ज्यूरिसडिक्शन में क्या क्या आएगा वो बताया हुआ है। तो ऑब्वियसली ये आईबीसी वाले मैटर ही आएंगे, तो नथिंग न्यू। कॉर्पोरेट डेटर्स मतलब कंपनीज का एप्लीकेशन, बाकी सारी चीजें जो है वो आगे के टॉपिक्स में थोड़ा डेप्थ में जाएंगे तो आपको रिलेट होगी, क्योंकि थ्रू आउट द एक्ट हमें यही पढ़ना है कि आईबीसी का मैटर जो एनसीएलटी में जाता है तो प्रोसेस कैसे होता है। तो ये सब चीजें डेप्थ में पीछे आएंगी। मैं अभी वर्ड टू वर्ड फिर नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा बाउंसर जाएगा, फिर मजा नहीं आएगी। नेक्स्ट पेज पे इन्होंने बता दिया है कि भाई सिविल कोर्ट वालों को बीच में नहीं आना है। अगर मैटर एनसीएलटी का है तो लेट एनसीएलटी हैंडल, सिविल कोर्ट साइड पे हो जाएगा, उनके पास ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। फिर उसके बाद वो डीआरटी वाला पॉइंट आ गया, ये सब मैंने कल बता दिया था। डीआरटी और डीआरएटी जो अथॉरिटीज होती है, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल एंड अपेलेट ट्रिब्यूनल, ये मैटर जब इंडिविजुअल का या फर्म का हो तो डीआरटी के पास जाता है। और अगेन सेम बात बोलती है कि अगर डीआरटी के पास मैटर गया है तो सिविल कोर्ट के पास पावर नहीं रहेंगे। तो कल हमने समराइज किया था कि डीआरटी एनसीएलटी वाले मैटर में सिविल कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन नहीं रहता। बस ये सेम बात इस पूरे पेज पे लिखिए, तो टेक्निकल कुछ नहीं है। आपके पास खाली एक ही ऑप्शन है, एनसीएलटी एनसीएलएटी या डीआरटी डीआरएटी के बाद सुप्रीम कोर्ट। वो तो सबके पास रहता है, रिट पिटीशन, वो सब ऑप्शंस होते हैं, वैसा है। तो जनरल पॉइंट है, ठीक है। तो इस पेज को आप शॉर्ट में से 2 लाइन में भी समराइज कर सकते हो, ज्यादा नहीं है। पेज नंबर 19 पे देख लो, लास्ट पिलर ऑफ द लॉट, दैट इज इंफॉर्मेशन यूटिलिटी। कल मैंने आपको बोला कि ये एक ऑनलाइन सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस सिस्टम है, जिसके अंदर सारा डेटा जो आईबीसी के लिए चाहिए वो सब स्टोर्ड होता है। कोई भी कॉर्पोरेट एप्लीकेंट है, कोई कंपनी है, कॉर्पोरेट डेटर है, उसकी सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आप इसमें स्टोर करवा सकते हो। आप मतलब कौन? आप क्रेडिटर हो सकते हो, जिसका पैसा फंसा हुआ है वो डेटा लेके जाएगा कि भाई हमारी कंपनी है, हमने इसको उधार दिया हुआ है, हम इसमें इन्वेस्टर है और ये लोग में ये सब प्रॉब्लम्स आ रही है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन, वो सारी इन्फॉर्मेशन को इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी पहले वेरीफाई करेगा। किससे? कंपनी से, कि भाई आपके क्रेडिटर ये सब हिसाब लेके आए थे, बोले पैसे वैसे बाकी, इसको ऑथोराइज कर दो। आप हाँ बोल दो कि हाँ भाई ये सब चीजें है, तो आपका अप्रूवल होगा तो हमारे पास और बेटर है। आप नहीं जवाब दोगे और फिर हम अपने एंड से इंक्वायरी करेंगे, हमें लगेगा सही है तो भी बात ठीक है, तो वो लोग अपने एंड से भी सारा इवेल्युएशन करके जब कंफर्म हो जाए कि सही डेटा है तो अपने डेटाबेस में स्टोर कर लेंगे। एक बार सेंट्रल डेटा ये बन गया,
फिर उसके बाद ऐसा है कि जब भी मैटर एनसीएलटी में चलेगा तो ये डेटा एक लीगल एविडेंस के तौर पे काम करेगा, जिस डेटा को एनसीएलटी एक्सेप्ट करेगा कि हाँ भाई आईयू से आया है, तो फिर ये डेटा जो है वो फेयर है। वैसे ये सब चीजें होती है और ये बड़ा जनरल है, ये सब चीजें बाकी अथॉरिटीज में भी चलती है। क्राइम रिकॉर्ड्स है, अब नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स एक अथॉरिटी है जो पूरे इंडिया का क्रिमिनल रिकॉर्ड मेंटेन करती है। तो भाई पूरे इंडिया में अगर सूरत में कोई एफआईआर होती है तो एफआईआर का डेटा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स में स्टोर होता है। अभी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स का हेडक्वार्टर दिल्ली और गुरुग्राम के पास है, लेकिन डेटा तो पूरे इंडिया से जाता है, तो ये सेंट्रल रिपोजिटरी है। उसी के बेस पे आप देखते हैं न्यूज में आता है कि भाई क्राइम कितने बढ़ गए हैं, कौन सी सिटी में कितना क्राइम हो रहा है, वो डेटा उनको कहाँ से मिलता है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड से मिलता है। और वो डेटा जाता है लोकल लेवल पे, एफआईआर रजिस्टर का सारा डेटा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स में जाता है। इसलिए जब कहीं एफआईआर होती है ना तो पुलिस पे प्रेशर रहता है कि ज्यादा एफआईआर होने का मतलब है ज्यादा क्राइम रिपोर्ट हो रहा है। रिपोर्ट होना वैसे अच्छी बात है, बट फिर उनका रिकॉर्ड खराब दिखता है कि क्राइम कंट्रोल नहीं हो रहा। कि भाई इतनी एफआईआर हो रही है मतलब कितने लोग बिना डरे क्राइम कर रहे हैं, तो पुलिस वो एरिया में क्या कर रही है, उन पर भी थोड़ा बहुत प्रेशर हो जाता है। वैसे तो ये सब चीजें बड़ी कॉमन है। और बीच में भी डेटा आया था, सूरत सेकंड नंबर पे है इंडिया में अभी क्राइम के मामले में, बहुत मर्डर केसेस और ये सब बढ़ गए। बीच में भी आया कुछ लास्ट 4-5 महीनों में 50 से ऊपर मर्डर केस तो सूरत में हो गए। तो वो बहुत सीवियर मैटर है, बिकॉज पहले क्राइम का इतना इशू यहाँ पे नहीं था और गुजरात और सूरत थोड़ा सेफ माना जाता था, लेकिन अब जितना क्राइम रेट बढ़ गया है तो वो चीज थोड़ा सा एक फेलियर भी है सिस्टम का कि कंट्रोल नहीं कर पा रहे। अब वो क्या रीजन है वो नहीं पता, बहुत सारे फैक्टर्स है। बिकॉज क्या है ना कि अलग अलग स्टेट्स की पॉपुलेशन सूरत में आ गई है, तो एक वो भी फैक्टर है। जिन स्टेट्स में क्राइम ज्यादा था वहां के लोग अगर यहाँ आएंगे तो फिर वो ट्रेंड भी यहाँ कंटिन्यू होने वाला। अब यहाँ के लोकल्स में वो पहले से नहीं था, अब किसी पे चाकू चला दिया वो बहुत बड़ी बात हो गई। अब जहाँ चाकू चलाना बड़ी कॉमन बात है वहां से लोग माइग्रेट करेंगे तो फिर उनको तो क्या फर्क पड़ता है, वो वहां चलाते थे यहाँ भी चला दिया, तो ऐसे करके वो धीरे धीरे पे क्राइम रेट भी बढ़ जाता है। कितनी बार पॉलिटिकल भी होता है, कितनी बार वो सब चीजें वैसे भी चलती है, तो मैटर काफी सीरियस है। छोटी छोटी बात पे भी तो मुंबई में भी हुआ था थोड़े दिन पहले, वो लोकल ट्रेन में चाकू मार दिया बंदे को, खाली सीट के लिए, दरवाजा बंद करने के लिए झगड़ा हो रहा था। एक ने बोला भाई दरवाजा बंद कर दे, दूसरा बोला नहीं करूंगा, तो चाकू निकाल के उसको पूरा चाकू वाकू मार के वहीं खत्म ही कर दिया और फिर ट्रेन से उतर गया। अरेस्ट तो कर लिया उसको ऑब्वियसली, वो तो वीडियो वीडियो लोगों ने बना ली, बट इतनी सी बात पे अगर कोई चाकू मार के किसी का मर्डर ही कर दे तो फिर मैटर बहुत ही ज्यादा सीरियस है। वैसे पब्लिक प्लेस में किसी को कोई बोल नहीं सकते, और कौन पगला क्या चाकू वाकू लेके घूम रहा हो, अपने पे चला के चला गया तो भाई तू जाते को जो करना कर, वो वैसी बात हो गई। वैल्यू नहीं लोग तो बड़ा, और यंग लड़का था, कोई 23-24 साल का लड़का जिसका मर्डर हो गया, तो सीरियस मैटर, पब्लिक प्लेस में भी ऐसा हो रहा है। चलिए, तो इंफॉर्मेशन यूटिलिटी में बेसिक बात है, सेक्शन 214 का रेफरेंस है यहाँ पे, ऑब्लिगेशंस ऑफ इंफॉर्मेशन यूटिलिटी। यहाँ थोड़ा स्पेसिफिक समझाया जो मैं पॉइंट्स आपको बता रहा था कि इनका काम क्या है। तो मेनली आप पूरा वो लिस्ट पढ़ लो, मेन काम वही है डेटा स्टोर करना, इंफॉर्मेशन गैदर करना और एक डेटाबेस बनाना जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज के और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज के काम आ सके। बेसिक स्टोरी है, आपको 2 मिनट लेके वो बॉक्स में जितना लिखा है वो पढ़ना है तो पढ़ लो, तो एक शॉर्ट नोट के लिए कंटेंट आपको उसमें से बन जाएगा। इंटरऑपरेबिलिटी का मतलब है कि इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज जो है उनकी भी अलग अलग ऑफिसेस, अलग अलग डेटाबेस हो सकते हैं, तो एक दूसरे के साथ ऑपरेट कर पाना, वहाँ की इंफॉर्मेशन यहाँ भी स्टोर हो जाए, इकट्ठी हो जाए, वैसा। ये जैसे ब्रांचेस होती है तो ना इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन, तो ये कुछ वैसा इंटरऑपरेबिलिटी में ना आपस में वो लोग ऑपरेट कर सके, एक दूसरे के साथ ट्रांजेक्शन कर सके, उतनी कन्वीनियंस होनी चाहिए, ऐसा। बोलो, बाकी क्लियर है पॉइंट्स? तो ये सब आपका एक बेस बन गया है कि भाई आईबीसी में क्या क्या चीजें होती है। अब डेफिनेशंस वाला पार्ट है, डेफिनेशन वाला पार्ट मैंने कल देखा भी, बट ऐसे अभी लाइन टू लाइन कोई सेंस नहीं है उसका, वो अपने अगले चैप्टर में जाएंगे ना तो वहां पे जैसे वर्ड आएगा तो ये नया वर्ड है, इसकी डेफिनेशन जरूरी, तो वापस आएंगे अपन इस पर, वैसे पढ़ेंगे, थोड़ा आपको मजा भी आएगा, नहीं तो कोई ऐसे लाइन में पढ़ाने का सेंस नहीं। उसके बाद केस लॉज वो देख लेते हैं पेज 34 पे।
बहुत ही इजी केस लॉ है, कुछ नहीं है, एक एक लाइन में, और हर केस लॉ में सेम ही बात बोली है। लेकिन अब ठीक है, नाम के साथ बता देता हूँ। कभी कभी क्या वो नाम के साथ केस एग्जाम में आ भी जाते हैं, और इस बार भी जो केसेस थे वो कोई बाहर से नहीं पूछे थे बुक के ही केसेस थे, जो इसमें अपने भी बुक में है। एक सेक्शन 29A आएगा आगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसी का केस लॉ मॉड्यूल में चैप्टर के स्टार्टिंग में फर्स्ट पेज पे सेक्शन के साथ बड़ा सा केस लॉ रखा हुआ था, उसी को उन्होंने क्वेश्चन एग्जाम में पूछा था। तो ऐसा कुछ बहुत बाहर से घुमा फिरा के भी नहीं पूछते कि आपको पता ही ना चले, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं वो तो, पर उसमें अगर आपको नाम चेंज कर देते तो कितने बोलते हैं आप रेलेवेंट केस लॉ के साथ साइट करो, तो आप तो रेलेवेंट केस लॉ दे सकते हैं। हाँ वो एक क्वेश्चन कुछ ऐसा आया था मैचिंग वाला, हाँ हाँ, तो वो उसी में स्टूडेंट्स को थोड़ा प्रॉब्लम आई थी, वो मेरा भी एक बार देखना बाकी एग्जैक्टली कैसे उन्होंने फ्रेम किया था। बट अदरवाइज अगर आपको सिचुएशन दे रखी है और रेलेवेंट, हाँ ऐसा ओपन बुक में आया था, ओपन बुक में आया था, वो मैंने ओपन बुक वाला नहीं देखा, उसमें आया था मैचिंग वाला, कुछ केसेस के नाम मैच करना था, तो हो सकता है वो ओपन बुक है तो फिर तो हो सकता है ना, ढूंढ के कर लो ढेर है ना। ICSI तो बोल रहा है बुक लेके जाओ तो भी कुछ नहीं कर पाओगे 40 मार्क नहीं आएंगे। तो पेपर लीक वाला चल रहा था तो अपने इंस्टीट्यूट की इज्जत बढ़ गई, मतलब देखो इतने साल में एक पेपर लीक नहीं हुआ, हाँ, सब लोग, नहीं वो अच्छी बात है, देखो वो बहुत बड़ी चीज है ना, कि ये मतलब इतने 10-12 साल में 125 पेपर लीक हो चुके हैं अलग अलग, और सरकारी सारी एग्जाम्स के पेपर लीक है, रेलवे की एग्जाम, पुलिस की एग्जाम, जूनियर क्लर्क की एग्जाम, सीनियर क्लर्क, सब पेपर लीक है सारे, मेडिकल तक का लीक कर दिया। पर अपने CA, CMA इंस्टीट्यूट्स में ये चीज कभी नहीं हुई है, तो वो कमेंडेबल है। ऑफलाइन पेपर होते हुए, प्रिंट आउट वाले पेपर होते हुए, पूरे इंडिया में नेशनल लेवल एग्जाम होते हुए पेपर लीक नहीं होता, तो अच्छी चीज है। एक क्या हाँ तो भी नहीं हो रहा हाँ हाँ वो तो ऐसे ही है सही बात है, नहीं वो तो अच्छा है कि नहीं लीक होना चाहिए, जेन्युइन एग्जाम हो तो मेहनत करने का समझ में भी है, तो पता चला अपन पेपर दे रहे हैं, बाजू वाला खरीद के लिख रहा है, अपन मेहनत करके लिख रहे हैं, पर जो खरीदने वाले होते हैं उनके भी कोई मार्क्स नहीं आते हैं, वो तो ऐसा है कि ये पेपर तो किसी को दे भी तो ले जा, तो भी कोई ज्यादा वो चोरी करके भी नहीं लिख पाएगा, वैसा है, तो प्रिपरेशन तो जरूरी है, अच्छी बात है, वो चीज फेवरेबल है। चलिए देखें केस में क्या बोला है। पहला केस मैंने लैंग्वेज सिंप्लीफाई की हुई है, वो तो मॉड्यूल में तो कितनी बार थोड़ा सा घुमा देते हैं, तो उसको पॉइंट वाइज डिवाइड कर दिया है कि आपको समझ में आएगा। पहला जो मैटर है उसमें इनोवेटिव इंडस्ट्रीज लिमिटेड और ICICI बैंक, ये दो के बीच में केस हुआ था, और मैटर जो है सुप्रीम कोर्ट तक गया है वैसा बता रहे हैं। ICICI बैंक जो है वो इनोवेटिव इंडस्ट्रीज को NCLT लेके गई और बोला ये हमारे पैसे नहीं दे रहे और लोन रीपे नहीं कर रहे, डिफॉल्ट किया हुआ है, हमें पैसे चाहिए। अब जब इनके खिलाफ NCLT में मैटर हुआ तो NCLT ने डिसीजन ICICI के फेवर में दे दिया, इनोवेटिव वाले NCLT चले गए, NCLT ने भी ICICI बैंक का ही फेवर किया। फिर बाद में जो कंपनी है वो सुप्रीम कोर्ट गई और उन्होंने बोला कि एक महाराष्ट्र रिलीफ अंडरटेकिंग स्पेशल प्रोविजंस एक्ट है 1958 का, जो महाराष्ट्र स्टेट में एप्लीकेबल है, और वो एक्ट ऐसी कंपनीज को रिलीफ देता है, और अगर वो एक्ट फॉलो किया जाए तो जो NCLT का ऑर्डर है एज पर IBC वो गलत है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट में इस एप्लीकेंट ने NCLT के खिलाफ जो है एलिगेशन लगाया। अब जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई देखो IBC सबसे ऊपर है, एक तो नेशनल लेवल का कोड है और ऊपर से कोड है, मतलब सारे ऐसे एक्ट जो सिस्टम से जुड़े हुए हैं उन सबका अम्ब्रेला लॉ, तो आप एक स्टेट एक्ट को एक नेशनल लेवल कोड से ऊपर नहीं रख सकते, और IBC से ऊपर कुछ नहीं है, हमने सोच के बनाया, सरकार ने सोच के बनाया, और जब पास हुआ तो एकदम क्लैरिटी थी कि ये सुपीरियर रहेगा, और वो जो नॉट विथ स्टैंडिंग वाला जो बात IBC में शुरुआत में लिखी है वो बहुत स्ट्रिक्ट सेंस में फॉलो की जाएगी। तो आप अपने स्टेट का एक कानून हमें सामने लाके दिखा दोगे और बोलोगे कि नहीं IBC नहीं फॉलो होना चाहिए, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी वर्डिक्ट जो दिया वो IBC और ICICI बैंक और NCLT की साइड ही लिया और कंपनी को रिलीफ नहीं दिया, तो उनका जजमेंट बड़ा स्ट्रांग और क्लियर था। और पहला मैटर था जिससे सुप्रीम कोर्ट ने ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि भाई ये बड़ा बदलाव है, पैराडाइम शिफ्ट करके उन्होंने वर्ड यूज किया, मतलब एक मेजर शिफ्ट है, पुराने सिस्टम्स और नए लॉ में बहुत फर्क है। पुराने में क्या है ना, ये सब टेक्निकलिटीज बीच में लाके एक एक्ट आपको परेशान कर रहा है, दूसरा लाके टांग अड़ा दिया आपने, रुकवा दिया, ये सब नहीं चलेगा, जो है वो सेंट्रल लेवल पे है और ये सुपीरियर है, ये बोल दिया। जजमेंट में वही बात हो रही है, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द एक्ट इज रिपग्नेंट टू IBC, मतलब उससे ऑपोजिट जा रहा है, नॉट इन फेवर। अंडर द MRUA एक्ट द स्टेट गवर्नमेंट मे टेक ओवर द मैनेजमेंट ऑफ द अंडरटेकिंग and impose a moratorium in much the same manner as that contained in IBC,
मतलब जितने प्रोविजंस आईबीसी से मैच हो रहे हैं उतने एक्शंस वो स्टेट एक्ट के हिसाब से लिए जा सकते हैं, लेकिन जहां कॉन्ट्रडिक्शन आएगा वहां आईबीसी पहले देखा जाएगा, ये क्लियर किया। तो इन शॉर्ट आईबीसी सब कुछ है। बाय गिविंग इफेक्ट टू द एमआरयूए द प्लान दैट मे बी अडॉप्टेड अंडर द आईबीसी विल बी डायरेक्टली हिंडर्ड का मतलब रुकावट आना। देयर वुड बी अ डायरेक्ट क्लैश बिटवीन मोरेटोरियम अंडर द टू स्टैच्यू। द नॉन ऑब्स्टेंट क्लॉज ऑफ द आईबीसी विल प्रिवेल ओवर द नॉन ऑब्स्टेंट क्लॉज ऑफ द एमआरयूए। स्टेट एक्ट और नेशनल लॉ में सीधी बात है, नॉन ऑब्स्टेंट अगर दोनों में लगा हुआ है तो बड़ा इफेक्ट किसका होगा, नेशनल लेवल लॉज का होगा, वो भी कोड का। इम्प्लाइड सी बात है, महाराष्ट्र का एक एक्ट इंसॉल्वेंसी कोड ऑफ इंडिया को ओवरटेक नहीं कर सकता, तो वो बात सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्ट्रिक्ट सेंस में यहाँ पे बोली। ऑन अकाउंट ऑफ द नॉन ऑब्स्टेंट क्लॉज ऑफ आईबीसी एनी राइट ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर, सीडी का मतलब है कॉर्पोरेट डेटर, मतलब जो कंपनी जिसका मैटर है, अंडर एनी अदर लॉ कैन नॉट कम इन द वे ऑफ आईबीसी, आईबीसी के रास्ते में कुछ नहीं आ सकता। यहाँ कॉर्पोरेट डेटर इनोवेटिव इंडस्ट्रीज है, अगर अपने केस में अपन देखें तो। लास्ट में वही बोला, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट आईबीसी वुड ओवरराइड एनीथिंग इनकंसिस्टेंट कंटेंट इन एनी अदर एनैक्टमेंट इंक्लूडिंग द इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स की भी नहीं सुनेंगे हम, उसको भी मना कर दिया सीधा, तो बड़ा स्ट्रिक्ट डिसीजन है। वैसे ही फिर अगला केस अरुण कुमार जगत राम का वर्सेस जिंदल स्टील, ये इसी केस लॉ का क्वेश्चन था इस बार के पेपर में सीआरबीआई में, 29A में बोल रहा हूँ, इसमें इसी के बेसिस पे पूछा था। और अपने नोट्स में भी आगे सीधा मैं आपको चैप्टर में जब आएंगे तो आपको बताऊंगा, एज इट इज केस है, अपने नोट्स में भी है, मॉड्यूल में भी है, और सेम केस पे क्वेश्चन भी आया था, तो बुक के बाहर नहीं जा रहा है, मॉड्यूल में से ही पूछा है। Enactment of the IBC has marked a quantum change in corporate governance and the rule of law, ये इसका मेन बात है। इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला, और बहुत पुराना केस नहीं है, 2021 का ही जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट द एनेक्टमेंट ऑफ आईबीसी हैज मार्क्ड अ क्वांटम चेंज इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड द रूल ऑफ लॉ, मतलब कॉर्पोरेट गवर्नेंस को भी इसके साथ जोड़ दिया। ये सारी चीजें अब इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला उसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ 3-4 पॉइंट्स बोले हैं, उसका समरी चाहिए तो सीधा लास्ट पॉइंट देख लो, प्राइमरीली वाला, और फिर आप चारों पॉइंट पढ़ भी लेना। द आईबीसी इज अ लेजिस्लेशन एम्ड एट रीऑर्गेनाइजेशन एंड रिजोल्यूशन ऑफ इंसॉल्वेंसी, लिक्विडेशन इज अ मैटर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। ये बात मैंने आपको कल स्टार्टिंग में बोली थी। इंसॉल्वेंसी कोड का इंटेंशन कंपनियां बंद करवाने का नहीं है, उनका इंटेंशन है कंपनियों को रिस्ट्रक्चर करना, रीऑर्गेनाइज करना, बचाना। तो रिजोल्यूशन इज द फर्स्ट प्राइमरी मोटिव। अगर उसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है तो लिक्विडेशन इज द लास्ट रिसोर्ट। ये जो बात मैंने आपको बोली थी ना, वो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई की है, और ये इसका क्रक्स है। अब बाकी बीच में 4 पॉइंट्स में आप पढ़ोगे तो वही बातें घुमा फिरा के लिखिए, सेम ही बात है, कोई फर्क नहीं है। तो हमेशा पहली प्रायोरिटी जो है वो जो है कंपनी को रिजोल्व करने पे, उसको बचाने पे होगी, उसके बाद बाकी चीजें अपन देखेंगे। नेक्स्ट थर्ड केस देख लेते हैं, अब सिमिलर है, रिपीटेशन है। प्राइमरी फोकस ऑफ आईबीसी इज टू एंश्योर रिवाइवल कंटिन्यूएशन ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर। हर केस में कोर्ट ने ये बात रिपीट की है। ये जो केस है इसका नाम है गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड वर्सेस मिस्टर अमित गुप्ता एंड अदर्स। सिविल मैटर है, 2021 का ही डिसीजन है, एकदम नियर बाई डेट है, वो 8 मार्च है, 15 मार्च है, ज्यादा फर्क नहीं है। वहां पे भी सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला, प्राइमरी फोकस ऑफ आईबीसी इज टू एंश्योर रिवाइवल एंड कंटिन्यूएशन। कंपनी बंद करवाने का कोई इंटेंशन आईबीसी का नहीं है। वैसा अंदर के फैक्ट्स आप कितने भी पढ़ लो, स्टोरी वही रहने वाली है। नाम में पहले हमेशा डिफरेंट ही रहेगा, नाम में जो वर्सेस वाला है कि ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, वो उस पे केस है। वो उसमें ऐसा होता है कि मैटर कहाँ पे जा रहा है, पहले एप्लीकेंट होता है, फिर जब मैटर अपील में जाता है तो रिवर्स हो जाता है, ऐसा होता है। हाँ, तो एनसीएलटी में जब एप्लीकेशन गई तो ए वर्सेस बी, फिर बी हार गया तो बी ने चैलेंज किया तो बी वर्सेस ए, वैसा होता है। हाँ हाँ हाँ, वैसे होता है। देखो यहाँ पे जो पहला केस था ना सुप्रीम कोर्ट वाला इनोवेटिव, उसमें सुप्रीम कोर्ट में कौन गया, इनोवेटिव गया ना, तो वैसे इनोवेटिव इज रिस्पोंडेंट। पहले एनसीएलटी में आईसीआईसीआई गया, तो वहां लिखा होगा आईसीआईसीआई वर्सेस इनोवेटिव इन एनसीएलटी, फिर एनसीएलटी ने डिसीजन किसके फेवर में दिया, आईसीआईसीआई, तो इनोवेटिव गया एनसीएलटी, तो वहां हो गया इनोवेटिव वर्सेस आईसीआईसीआई, फिर इनोवेटिव के अगेंस्ट डिसीजन किया, फिर इनोवेटिव ने सुप्रीम कोर्ट में केस किया, तो वापस इनोवेटिव वर्सेस आईसी। तो एप्लीकेंट का नाम पहले होता है, डिफेंडेंट का नाम या रिस्पोंडेंट का नाम सेकंड होता है। फोर्थ पॉइंट देख लो, टाइटल पढ़ लो, foremost and primary objective of IBC is reorganization, insolvency resolution in a time bound manner। बस टाइम बाउंड मैनर ऐड कर दिया कि भाई ऐसा नहीं पे वो 4 साल लगा दो, टाइम बाउंड मैनर, वो अपन आगे टाइमिंग्स पढ़ने वाले हैं। हाँ, जो उसको कट डाउन करना है तो 1-1.5 साल।
तो ये माइनर चेंजेस पे कैसे ना होता है? अगर नहीं, अगर 2-3 केस लॉज हैं जिसमें सेम मैटर है, आप कोई भी एक कोट कर सकते हैं। हाँ, कोई भी एक कोट कर सकते हैं, उसमें सारे थोड़ी कोट। ये अगर ये लैंडलॉर्ड वाला ना देखे उसकी जगह हम लोग ऐसे क्रक्स तो सेम ही है। क्रक्स सेम ही, अरुण कुमार वाला मेंशन कर दो, गुजरात ऊर्जा विकास वाला कर दो, दोनों में से कोई भी चल जाएगा। जब दोनों में सेम बात हुई है तो आप कोई भी एक कोट करो, वो रॉन्ग नहीं मिलेगा। हाँ, वो क्रक्स अगर उन्होंने कुछ डिफरेंशिएट किया है, केस में कुछ अलग हुआ है और उन्होंने बहुत पिक्यूलर पूछा है तो बात अलग है, अदरवाइज आप मोर और लेस कुछ भी कोट कर सकते हो। सेकंड और थर्ड तो बिल्कुल ही सेम है। फोर्थ वाले में उन्होंने टाइम बाउंड मैनर पे थोड़ा फोकस कर दिया, वैसा है। नाम देखो याद रहे तो आपके ऊपर अच्छी बात है, बट थोड़ा टफ कॉल है कि इतने सारे केसेस के नाम याद रखना मुझे खुद को पर्सनली लगता है कि एज ए स्टूडेंट पहुंच पाना मुश्किल है, बट इंस्टीट्यूट उसको यूज करता है। ये बहुत तो ऐसा नहीं है कि आप केसेस के बिना काम चलेगा, तो एफर्ट करना पड़ेगा, ट्राई करो जितना याद होता है, एफर्ट करो, वही चीज है। अब देखो मैंने ना हर चैप्टर के लास्ट में एक पेज छोड़ा हुआ है आपके लिए, ब्लैंक रखा है, कुछ आपको लिखना हो तो ये केसेस के नाम की लिस्ट बना लो, सेक्शंस की लिस्ट बना लो, तो जो भी मेमोराइज करने वाला डेटा हर चैप्टर में मिलता है ना, वो लास्ट में आप लिख दो, तो आपके लिए थोड़ा सा रिलीफ हो गया। लिखा हुआ याद रहता है, बाकी कुछ नहीं होना, लिखे बिना ये सब चीजें याद नहीं कर सकते। ये पॉइंट बोलो, यहाँ तक क्लियर हुआ? तो ये चैप्टर 14 में जितना पढ़ना था एक्सेप्ट डेफिनेशन हमने सब कुछ पढ़ लिया है। अब नया चैप्टर है, तो 10 मिनट ब्रेक लेते हैं, फिर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे 15, उसमें थोड़े से पॉइंट्स कवर करवाऊंगा आज।